नील अपने आई बाबा के रूम में जाता है तो उसकी आई कहती हैं, तू लड़की देख ले, मिल ले, बात कर ले, बाकी हम फाइनल कर लेंगे। तो नील कहता है, मैं अभी उस बारे में बात करने नहीं आया, मैं कुछ और बात करने आया हूँ। नील अपने आई बाबा से कहता है, मैं अमरावती जा रहा हूँ। विनोद पूछते हैं, अमरावती ऐसे अचानक क्यों, क्या हुआ? बाबा, मैं वो कोंकण गया था ना मेडिकल कैंप के लिए, वहाँ एक फैमिली मिली थी, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। बहुत मान किया उन लोगों ने मेरा, खासकर बाबा ने, काका ने। काका की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मैंने ट्रीट भी किया उन्हें। उनसे ये भी कहा था कि घर जाके वो अपना अच्छे से चेकअप करवा ले, लेकिन अभी अभी खबर मिली कि वो गुजर गए, इसलिए अमरावती जा रहा हूँ उनकी फैमिली से मिलने। विनोद कहते हैं, ठीक है चला जा, लेकिन रात तक तो वापसी आ जाएगा ना? कहता है, हाँ आ जाऊँगा, लेकिन यकीन ही नहीं होता, कल रात तो उनसे बात हुई है, आज पता चला कि अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। अच्छा ठीक है आई, मैं चलता हूँ फिर, ठीक है रात तक आ जाना। अमरावती में सब अंतिम संस्कार करके घर पे आते हैं तो वेदु भाग के अपनी आई के पास आता है और मुक्ता से कहता है, आई आपने अभी तक ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तेजू भी कहती है कि वेदु ठीक कह रहा है आई, आपने ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है? और आज के ज़माने में आई ये सब? तेजू, तेरे बाबा के साथ साथ मेरे लिए दुनिया के सारे रंग चले गए। मुक्ता कहती है, मैं और क्या पहनूंगी बेटा? मुक्ता कहती है, वेदु बेटा आदत डाल ले इस सफ़ेद साड़ी में देखने की। अजूबा कह रहे थे कि हमें अपने साथ नागपुर लेके चलेंगे। सही कह रहे थे तेजू, मुक्ता कहती है, अब उनके अलावा हमारा और कोई है ही नहीं, उनकी बात माननी चाहिए हमें। उधर नागपुर में लक्ष्मी कहती है, जीते जी तो मेरे मर्द ने बेइज्जती की ही मेरी, लेकिन मरने के बाद भी जलालत का ऐसा लाफा मार के गए जिसका निशान ज़िंदगी भर मेरे मुंह पे रहेगा। ज़िंदगी भर बदकिस्मत मानकर समझौता करती रही, लेकिन आई मेरे को मेरा हक मालूम है। माना कि मेरी बच्ची और बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन वो मेरे मर्द की जायज़ औलाद है। इस आदमी ने कभी अपनी नाजायज़ रिश्ते के बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को भीख मांग के खाना नहीं खिलाएगी, उसके हक के लिए चाहे मुझे कानून का सहारा लेना पड़े, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी है वो मेरे मर्द का है। उसके बाद उस पर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का हक है। कोई कहता है कि ओंकार काका उनसे मिलेंगे और अपने पोते पोते को यहाँ ले आए तो लक्ष्मी जवाब देती है कि ये लक्ष्मी इस घर में तूफान लेकर आएगी, उसका और उसके बच्चों का जीना हराम कर देगी मैं। फिर अजूबा गाड़ी करवाते हैं और अपने ज़रूरत के कपड़े लेकर सब लोग गाड़ी में बैठ के नागपुर के लिए चल देते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे जाते हुए तेजू सोचती है, अब समझ में आया बाबा तुम्हें क्यों पसंद करते थे। एक तरफ ऋतुराज है जिसे अपना वीज़ा ज़रूरी है, एक तरफ तुम हो जिसे पापा के बारे में सुनकर रहा ही नहीं गया। पता नहीं अब कभी हम मिल भी पाएंगे या नहीं, पता नहीं पापा की वो बात तुम मुझे वो बात बता पाओगे या नहीं। ऋतुराज मुझसे मिलने भी नहीं आया। नागपुर घर पहुंचते ही अजूबा आजी से कहते हैं, देख ये हमारे मोहित का बेटा है, हमारे ख़ानदान का आखिरी वारिस, इसे गले से लगा ले, तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो आजी कहती हैं, आजी गुस्से में कहती हैं, जिस बेटे की माँ के बेटे की चिता की आग भी अभी ठंडी नहीं हुई, आप उससे कह रहे हैं किसी अनजान लड़के को गले से लगा ले, उसके दिल में ठंडक हो जाएगी।
लो इन लोगों की वजह से मेरा बेटा दूर गया। मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अजोबा कहते हैं बाहर के लोग बैठे हैं, मुझे कोई और तमाशा नहीं चाहिए। लक्ष्मी बोलती है तमाशा तो होगा, जब आप मेरी सौतन को मेरे सर पे बैठा लेंगे तो तमाशा तो ज़रूर होगा।